आपका अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आज एक महत्वपूर्ण बात पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये बात हमारी जो आगामी पीसीएस परीक्षा है 2022 की या फिर साथ ही आने वाला जो यूपी पीएससी आरओ एआरओ है, ठीक है। तो हमारे जो साथी इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस बात को थोड़ा सा बेहतर समझें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो सवाल आप लोग सामने देख रहे हैं इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ और बातें कर लेते हैं। वो बातें ये हैं इससे संबंधित कि सबसे पहला है हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रिवीजन। ठीक है, तो मैं क्यों इस पर बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और क्यों बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो रिवीजन है वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है और कैसे करना है ये मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सवाल मैंने ले लिया है साथ में, जो कि अभी आपका यूपी पीएससी आरओ आरओ में पूछा गया था और इसको हमें कैसे टैकल करना है और कैसे समझना है वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप अपने स्ट्रेटजी में इस चीज़ को शुरू कर दीजिएगा। डेली 15 से 20 सवाल, ठीक है, 15 से 20 सवालों को आपको एग्जामाइन करना है, समझना है और करते रहना है। और ख़ास तौर से ये वो लोग करें जिन लोगों ने अपना कोर्स पूरा कर लिया है। ठीक है, अगर कोर्स पूरा हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लेकर के शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोर्स के बीच में भी हैं, क्योंकि अभी समय बचा हुआ है, तो आप लोग ये प्रक्रिया अभी से शुरू कर दें। ठीक है, डेली 15 से 20 सवालों को लेकर के चलें। तो इसमें आपके जो बड़े एग्जाम्स हैं जिसमें पीसीएस की सारे प्रीवियस ईयर, ठीक है, मेंस में तो अब नहीं आते, लेकिन जैसे यूपी पीएससी है, आरओ आरओ, इसके मेंस के भी सवाल हैं, वो भी आप साथ साथ करते चलें, क्योंकि उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब बात ये उठती है कि इनसे फ़ायदा क्या होगा। तो इसमें दो फायदे होते हैं कि जो न्यू कमर्स हैं, जो नए लोग हैं, उनको पता चलता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, कि हाल फिलहाल में पैटर्न ने क्या रुख मोड़ा है अभी और किस तरीके से पेपर में बदलाव होता जा रहा है। ठीक है, तो कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक हमें लीव करने हैं, वो सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान से देखनी पड़ती हैं। तो इससे ये पता चलता है। और दूसरी बात जो हमें पता चलती है वो ये पता क्या चलना है, आप समझ सकते हैं कि जो भी हायर लेवल एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, बाद में उन्हीं सवालों को लो लोअर लेवल सवाल हैं, ठीक है, लो लेवल सवाल या लो लेवल एग्जाम्स हैं, तो उनमें ही उन सवालों को रिपीट कर दिया जाता है। और कई बार तो ये हाई लेवल एग्जाम्स में ही रिपीट कर दिए जाते हैं, जिससे आपको आपका जो मार्किंग है या आपके जो नंबर हैं वो बढ़ने में मदद मिलती है। तो दोनों ही चीज़ों को अगर हम लोग ढंग से करें, ठीक से समझें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात को समझने में कि एग्ज़ाम कौन सा है और कैसे उसको टैकल किया जा सकता है। हालांकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार, तो जो भी बारीक से बारीक चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। हालांकि ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, अगर आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और अगर खाली सुनना ही सुनना है तो भाई आप अपने आप जाने, जैसे भी हो सकता है। तो जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं, बड़ी तैयारी के लिए चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल कंटिन्यूस रहें और मैं बताता हूँ आप लोगों को कि सवाल को टैकल किया कैसे जाता है। तो चलिएगा हम आ गए हैं अपने सवाल पर, और ये सवाल है आज का, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे। तो आज सवाल लेने का मूड इसलिए भी बना क्योंकि कुछ बातों को प्रैक्टिकली समझाना था। अगर नॉर्मली बताना होता तो मैं कैसे भी उसको समझा सकता था। तो चलिएगा, इस सवाल का जो सीधा सीधा आंसर है, अगर आप लोगों ने सोच लिया हो तो सही है, ये है माध्यमिक। माध्यमिक बाद इसको कहा जाता था, या इसको हम अलग शब्दों में कहें तो इसे ही शून्यवाद, ठीक है, इसी को शून्यवाद कहा गया या इसी को कहा गया सापेक्षवाद। ये तो खैर एक्स्ट्रा जानकारी है, तो मैं आपको जो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो। और एक सवाल से जिसको हम खाली नॉर्मल पढ़ करके आगे निकल जाते हैं, उसका कैसा रोल है। तो चलिएगा यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जो इस सवाल को खाली पढ़ने से हमें जानकारी मिलती है उसको देखिएगा। हमने सवाल पर कितना समय लगाना है, ठीक है,
5 मिनट अगर बड़ा सवाल है तो समझने के लिए ज़्यादा है तो, नहीं तो फिर 2 से 3 मिनट भी आप लगा सकते हैं। जितना समय आप सवालों के साथ व्यतीत करेंगे उतनी समझ आप लोगों की ज़्यादा डेवलप होगी। देखो अभी इसी सवाल से कितने चीज़ें हमें जानकारी मिलेगी, मैं आपके साथ बता रहा हूँ। पहली बात, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? इस लाइन को पढ़ने से ही आपको कम से कम ये पता चला कि नागार्जुन का संबंध किस धर्म से था? बौद्ध धर्म से। तो पहली बात, तो एक बात तो ये क्लियर हुई कि नागार्जुन का संबंध था बौद्ध संप्रदाय से। क्लियर बात है। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक सवाल पढ़ा और इतनी जानकारी हमें मिली। फिर आगे लिखा है कि किस बौद्ध संप्रदाय से था, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये चारों जो दिए हुए हैं ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म बाद में टूट गया इन सब चीज़ों से, इन इन संप्रदायों में। तो यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि सौत्रांतिक बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, वैभाषिक बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, माध्यमिक बौद्ध धर्म का संप्रदाय है और योगाचार भी बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। तो अब देखिएगा अभी हमने कुछ नहीं किया है, ना तो हमने सवाल का आंसर दिया है ना कुछ किया है। ये केवल आप इसको पढ़ने से नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे ये लाइन और प्लस स्वतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार, इन बातों को पढ़ने से हमें ये जरूर जानकारी हो गई है। एक तो ये कि नागार्जुन बौद्ध धर्म से थे और प्लस बौद्ध धर्म के कितने संप्रदाय हैं ये। ठीक है, एक और चीज़ क्लियर यहाँ से आपको मैं बताऊं तो वो भी आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अगर भविष्य में कैसे होता है कि जब हम पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर देते हैं तो हमारे जो फैक्ट्स हैं वो कम काम आते हैं, लेकिन जो थ्योरी होती है थ्योरी ज़्यादा काम आती है। तो आपने ये लाइन पढ़ ली गई और आपके दिमाग में कहीं ये बात रह गई कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे, ऐसा कुछ सवाल हमने पढ़ा है। तो यहाँ से दो चीज़ें और निकल करके आएंगी, सॉरी एक चीज़ और निकल करके आएगी। वो क्या है, अगर किसी वजह से आपको ये पता चलता है कि क्रम लगाने के लिए आ जाए, ठीक है, एक टाइप से कि महात्मा बुद्ध दे रखे हैं, नागार्जुन दे रखे हैं, ठीक, और ये पूछा जाए कि इनमें से कौन पहले आया या क्रम लगाने के लिए आ जाए, तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब तक हम समझते नहीं हैं तब तक, लेकिन अगर हमने बात को या सवाल को बेहतर ढंग से समझा है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध नागार्जुन से पहले हैं। यानी कि अगर हम प्रेफरेंस लगाएं तो पहले नंबर पे बुद्ध रखेंगे और दूसरे नंबर पे दो। क्यों, इस बात को भी समझें। अब हमें बस ये लाइन याद थी, ठीक है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे। तो भाई देखो सीधी बात है कि जब तक महात्मा बुद्ध रहे तो संप्रदाय बटा नहीं, ठीक है, वो बौद्ध धर्म ही था। महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद वो संप्रदायों में टूटना शुरू हो गया, सीधी सीधी बात है। तो और ये अगर किसी बौद्ध संप्रदाय के पार्टिकुलर बौद्ध संप्रदाय के हिस्सा हैं तो इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि नागार्जुन का जो आना हुआ वो महात्मा बुद्ध के बाद हुआ। तो ये बात तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, लेकिन इतनी सी लाइन से, सिर्फ एक लाइन से हम न जाने कितने सवालों को या कितनी चीज़ों को अपने साथ साथ जोड़ सकते हैं। अब दूसरी बात, ये बात तो हो गई, तीन चीज़ों को आप यहाँ से निकाल चुके हैं, ठीक। कौन कौन सी बात, एक तो नागार्जुन का संबंध किससे था, बौद्ध संप्रदाय से। दूसरी बात, बौद्ध धर्म के कौन कौन से संप्रदाय हैं, तो उसमें 4 संप्रदाय आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर हम महात्मा बुद्ध और नागार्जुन का कंपैरिजन देखें और क्रम देखें तो उसमें महात्मा बुद्ध को पहले रखना है। क्यों, ये मैं आपको बता चुका हूँ सिर्फ इस लाइन से, ठीक है। तो इतनी बारीकी से आप लोग ये सब कर सकते हैं। दूसरी बात, माध्यमिक का मतलब ही होता है बीच से, ठीक है। तो जो मध्यम मार्ग महात्मा बुद्ध ने दिया था, ठीक है, मध्यम मार्ग उसी की पुष्टि करता है, यानी कि उसी को ये डेवलप करता है नागार्जुन का माध्यमिकवाद या शून्यवाद। एक तरीके से और देखें, मैं आगे की व्याख्या जो कर रहा हूँ उसकी तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ इसको बताना कि किस तरीके से हमें पिछले या प्रीवियस ईयर के सवालों को स्टडी करना है, वो बताना है। तो आगे तो जानकारी जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, कि ये कब कब बटे, कैसे कैसे बटे, या ये मध्यम मार्ग या शून्यवाद, सापेक्षवाद, या इसी से जो मिलता जुलता एक शब्द पढ़ेंगे प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद जो महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई थ्योरी थी। तो कैसे इन सब चीज़ों पर चर्चा हो सकती है और इनके बारे में और क्या क्या जानकारी इकट्ठी की जा सकती है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं।
लेकिन आपका जो पर्पज़ है, जो बात को समझने का ढंग है, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल अगर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म से सवाल बनते हैं, एक नया कंक्लूजन जो आप समझ सकते हैं। बौद्ध संप्रदाय से, क्योंकि जो चीज़ें बार बार पूछी जाएंगी वो चीज़ें हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो बौद्ध धर्म से सवाल बार बार पूछे जाते हैं और बौद्ध धर्म के जो बटे हुए संप्रदाय हैं वो भी बार बार हमारे पूछे जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बेहतर ढंग से पढ़ना चाहें या किसी भी सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से समझना चाहें तो हमारे लिए ये जो थ्योरी है बड़े काम की हो सकती है। तो आप अभी से जो भी लोग पीसीएस को टारगेट करना चाह रहे हैं 2022 के, या फिर जो भी आरओ एआरओ की परीक्षा को टारगेट करना चाह रहे हैं या इसके अलावा किसी अन्य बड़ी परीक्षाओं को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को समझें और अपने डेली रूटीन में जो भी आप कर रहे हैं उन सब रूटीन के साथ साथ आप 15 से 20 क्वेश्चंस का डेली का रिवीजन करिएगा। ठीक है, जिसमें कम जानकारी मिलती है कम, जिसमें ज़्यादा जानकारी मिलती है ज़्यादा, उस तरीके से आप उसको रखिएगा। और अगर भैया आप चाहते हैं कि ऐसे ही सवालों पर और भी थोड़ा सा डिस्कशन हो या और भी चर्चा हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी चीज़ों को अपनी एक और सीरीज़ बनाऊं। जैसे संडे वाली हमारी चलती है संडे सीरीज़, वो किसी वजह से अभी रुकी हुई थी, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। परसों आपको एक विशेष चीज़ के साथ फिर मैं उपलब्ध होऊंगा। तो यहाँ पर उन एक ऐसी ही सीरीज और चलाई जा सकती है जिसमें हम सवालों को टैकल करने का ढंग, जिसमें सवालों को उसको हैंडल करने का ढंग, वो भी सब हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई हैं या आपकी कोई और जुड़ी हुई समस्या है तो आप लोग बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, बाकी सभी चीज़ें होती रहेंगी और टाइम के साथ हम लोग मिलते रहेंगे और समस्याओं का समाधान संडे टू संडे करते रहेंगे। फिलहाल आप लोग इस चीज़ को समझिए और अपनी तैयारी को आज ही से अभी से शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।